नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज फिर हम लोग पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र से केंद्रीय मंत्रिमंडल का दूसरा पार्ट जो है इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो प्रश्न हमारा जो है 21 है, भारत में वह मंत्री जो कि सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो ऑप्शन जो है 6 माह बाद, बी है 1 वर्ष बाद, सी है 2 वर्ष बाद, डी है 3 वर्ष बाद। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें यहाँ नहीं चुनना है, निगेटिव। तो ये है संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बी है संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। सी है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। डी है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। में हमें चुनना है गलत, तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। जो ऑप्शन सी हमारा जो है ऑप्शन जो है सी गलत है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन का तक सीमित है। तो क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्यता निम्न सदन यानी लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन यानी राज्यसभा का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य होना होता है। तो इस तरह से देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो ये है मंत्रिमंडल, बी है राष्ट्रपति, सी है लोकसभा, डी है राज्यसभा। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूँकि मंत्री परिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेही होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 1 है लोकसभा के प्रति, 2 है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, और 3 है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, और 4 है अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ ए दिया है 1 और 2 केवल, और बी दिया है 1, 2 और 3 केवल, सी दिया है 1, 3 और 4 केवल, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः अभिष्ट उत्तर जो है क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प जो है बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ जो है अनुच्छेद 74(3) जो है ये हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। तो ये है राष्ट्रपति के प्रति, बी है प्रधानमंत्री के प्रति, सी है अध्यक्ष के प्रति, और डी है संसद के प्रति। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः जो है इसका निकटतम उत्तर जो है संसद होगा, चूँकि लोकसभा विकल्प में नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, संसद के प्रति, यानी निकटतम क्या है, संसद है, इसमें लोकसभा नहीं दिया है, तो यहाँ संसद हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ए है संसद के, बी है राष्ट्रपति के, और सी है लोकसभा अध्यक्ष के, और डी है लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो हमारा जो है इसमें क्या हो जाएगा, लोकसभा के, है ना, इसमें भी आंसर जो है नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, ये जो अध्यक्ष दिया है लोकसभा अध्यक्ष के नहीं होके बल्कि केवल जो है लोकसभा के जो है उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से
किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ए है प्रधानमंत्री के प्रति, बी है राष्ट्रपति के प्रति, सी है राज्यसभा के प्रति और डी है लोकसभा के प्रति। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ठीक है। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। तो देखिए अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर हमारा ऑप्शन डी है ना, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 2 है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। तो इनमें से कौन सही है? तो केवल एक सही है ना, केवल जो है ये सही है, इसमें एक केवल सही है। ठीक है। प्रश्न है कथन ए भारत संघ के मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो यहाँ कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिए कारण आर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, यहाँ जो है ए ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन सही है पर कारण गलत है और डी है कथन गलत है पर कारण सही है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। अतः कथन जो है हमारा क्या है? ये गलत है। कथन जो है ये जो है गलत है। उसके बाद से भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो आर जो है सही है। तो हमारा किस में जाएगा? ऑप्शन डी चला जाएगा। यानी कथन जो है हमारा ये कथन गलत है, कारण जो है सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 31 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 2 संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। 3 विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ दिया है केवल 1, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और 3 और डी में 1, 2, 3। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद के, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 क के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधायक विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा क्या सही हो जाएगा? केवल 2 और 3 सही होगा। तो 1 गलत हो गया और यहाँ 2 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन किस में है? हमारा बी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो ए है वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बी है प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए।
सी है मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, और डी है अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करे। तो देखिए यहाँ मंत्रिपरिषद यदि निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह त्याग पत्र दे देता है। इसका संविधान में जो है इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 75(3) के कारण जो है यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्याग पत्र दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ए है न्यायपालिका, बी है विधायिका, सी है चुनाव आयोग, डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विधायिका। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव, बी भर्त्सना प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव और डी विश्वास प्रस्ताव। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद यानी लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार जो है विश्वास प्रस्ताव संसद यानी लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, और विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। भर्त्सना प्रस्ताव जो है प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष द्वारा ही लाया जाता है। तो ठीक है, इसी प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ए है लोकसभा के, बी है राज्यसभा के, सी है दोनों सदनों के अलग अलग और डी है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के। इस प्रश्न का उत्तर लोकसभा के हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।